नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मेरा नाम नीरज वाजपेयी है और आज आवाज़ अड्डा में हम चर्चा खुद पर करेंगे। खुद पर से मेरा मतलब है मीडिया के ऊपर, क्योंकि एक बड़ी बात कही गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से। रमन्ना साहब ने एक व्याख्यान देते हुए ये कहा कि मीडिया जो है वो एजेंडा के तहत काम करते हैं, उनकी डिबेट्स में एजेंडा होते हैं और वो खुद ही वकील बन जाते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं और खुद ही फैसले सुना देते हैं और 1 घंटे के अंदर मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं या निकाल देते हैं और एक तरीके से कैंगरू कोर्ट की स्थिति होती है। इससे बहुत बार बहुत सीजन्ड और एक्सपीरियंस जजेस को भी फैसले लेने में दिक्कत होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि फैसले लेने में मीडिया की डिबेट्स, चर्चाएं दिक्कत पैदा करती हैं, क्योंकि एक तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने इससे आगे भी आलोचना में कहा कि खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स और ये सब वेबसाइट वगैरह, ये सब और ज़्यादा स्थिति को ख़राब कर रहे हैं। टारगेट उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही था। फिर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया तो वर्स्ट है, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तो प्रिंट में है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर जिम्मेदार है और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक उनकी बाइट सुन लेते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली किन शब्दों में कहा, फिर इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, फिर आज की इस चर्चा को ओपन करूंगा। Media trials cannot be a guiding factor in deciding cases. Of late, we see the media running kangaroo courts. At times, on issues, even experienced judges find it difficulty to decide. Print media still has certain degree of accountability, whereas electronic media has zero accountability. In fact, looking at recent trends, it is best for the media to self-regulate and measure their words. You should not overstep and invite interference either from the government or from the courts. Judges may not react immediately. Please don't mistake it is to be the weakness of helplessness. I urge upon the media, particularly the electronic and social media, to behave responsibly. तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया से खास अपील है कि वो खुद को रेगुलेट करें, दखल ना करना पड़े सरकार को या कोर्ट्स को। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चर्चाओं में मीडिया के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो वन साइडेड डिबेट होती है, एक एजेंडा सेट होता है, एक तरीके से बात होती है और जिसकी जो सहूलियत है या जिसकी जो लीनियंसी है या जिसकी जो समझ है उसके हिसाब से करता है, जिस पर यह बहुत ही तल्ख सख्त टिप्पणी है मीडिया के लिए। लेकिन दूसरी ओर कोर्ट्स भी जो ऑब्जर्वेशंस देते हैं, जिस तरीके की बातचीत निकल के आती है, जिस तरीके से वहाँ कामकाज होता है, वो भी आलोचना से परे नहीं है। तो दोनों साइड में ऐसा है और ये बात उन्होंने सही कही कि सेल्फ रेगुलेशन एक होना चाहिए। खुद को आप कैसे बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि कई बार कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस भी आलोचना के दायरे में आ जाते हैं तो फिर मामला और तल्ख हो जाता है। इसी बात बातचीत करेंगे कि क्या मीडिया एजेंडा सेट कर रहा है, कंगारू कोर्ट चला रहा है, कोर्ट के कामकाज में दखल दे रहा है, क्या सच है? इसी भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, बहुत ही जाने माने संजीव श्रीवास्तव जी, जिनसे समझेंगे कि क्या हम लोग एजेंडा ही चला रहे हैं क्या आजकल। न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर और स्पेशल प्रोजेक्ट्स ब्रजेश कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लंबा अनुभव है टीवी का इनके पास भी। साथ ही सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी हैं, जो टीवी में भी काम कर चुके हैं, राजनीति में भी रह चुके हैं और आजकल सोशल मीडिया पे भी हैं। तो तीनों अनुभव का निचोड़ आशुतोष जी से लिया जाएगा। दो हमने सोचा वकील को भी रखना चाहिए कि वो मर्यादा व लक्ष्मण रेखाएं कानून के दायरे में कहाँ आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार विराग गुप्ता जी और सुप्रीम कोर्ट के ही वकील और संविधान के जानकार अश्विनी दुबे जी हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कोशिश करूंगा कि बिल्कुल साधारण से शब्दों में हम बात को समझने की कोशिश करें। संजीव जी, क्या मीडिया अब इस तरह से हो गया है कि वो पूरी तरीके से एजेंडा कंगारू कोर्ट चलाता है, खुद ही फैसले सुना देता है और उससे फिर अदालतों को, जजेस को, यानी बहुत एक्सपीरियंस जजेस को भी दिक्कत होने लगी? नीरज जी नमस्ते और
शुक्रिया, आभार आपका अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा मीडिया कंगारू कोर्ट चला रहा है, और ये खुद चीफ जस्टिस साहब ने स्पष्ट किया कि वो उनका इशारा ज्यादा सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए है। और ऐसा भी नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हर चैनल कंगारू कोर्ट चला रहा है। अब जैसे आपके चैनल्स हैं, मैं उसमें आपका फर्क ये है कि ये बेसिकली खबरिया चैनल नहीं है, बिजनेस चैनल पे ज्यादा है। खबरिया चैनल्स इस समय ज्यादातर कंगारू कोर्ट तो नहीं चला रहे हैं, लेकिन उनका उनका जो बर्ताव है वो कहते सीजर्स वाइफ के आसपास भी नहीं फटक रहा, बहुत ही सस्पिशियस है। देखिए, जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी तो उस समय कहा यह जाता था कि पत्रकार होगा तटस्थ, वो रहेगा न्यूट्रल और वो सबकी बातें सुनेगा और दर्शक या श्रोता को या पाठक को अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ेगा। उसके बाद एक 10-20 साल पहले एक CNN के प्रमुख की बड़ी फेमस सेइंग आई थी कि देखिए, आजकल के जमाने में कोई भी अगर कोई फुटबॉल मैच देखने जाता है तो रेफरी को देखने नहीं जाता, तो या तो आप इस टीम की तरफ से खेलिए या उस टीम की तरफ से खेलिए, आपका खुद का एक पक्ष, आपका खुद का मत होना चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ टेलीविजन इंडस्ट्री में ये बहुत ही ज्यादा हो गया है। अखबारों में तो क्या होता है कि अलग अलग ओपिनियंस को फिर भी जगह मिल जाती है। टेलीविजन संपादक और जो मालिक हैं उसके हिसाब से चलते हैं कि उनकी जो ओपिनियन है वही चैनल की ओपिनियन हो गई, वही डिबेट की ओपिनियन हो गई। तो क्या है, बस एक बात और कि वो एजेंडा सेट नहीं कर रही है, एजेंडा तो कोई और सेट कर रहा है पर्दे के पीछे। उस एजेंडा को फॉलो जो कर रहे हैं कुछ चैनल्स, वो मोर लॉयल देन द किंग की तरह से कर रहे हैं और उसमें वो सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। और जो दूसरा पक्ष है उसको, वो भी सावन के अंधे को सिर्फ हरा ही हरा नजर आता है, उसको भी कुछ सही नहीं दिखता है। लेकिन वो पक्ष अल्पमत में है, कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्यादा वो पक्ष है जिसको कि सब कुछ अच्छा लग रहा है और वो एक एजेंडा के तहत, चाहे नफरत की राजनीति है, चाहे मतलब वो एक, आप देखिए ना शाम को हर चैनल पे एक ही किस्म की डिबेट क्यों हो रही होती है, ज्यादातर 80% चैनल्स, क्योंकि कहीं और एजेंडा निर्धारित हो रहा है और ये लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं उनको कंगारू कोर्ट की रिस्पेक्टेबिलिटी भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो दरअसल डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं, वो डिसीजन तो कहीं और हो रहे हैं। बट कुल मिला के मीडिया की स्थिति बहुत ही चिंतनीय, शोभनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और अनफॉर्चुनेट है कि आप मतलब जिस मेन पर्पस के लिए आए हैं कि जनता को सजग करें, उनको दोनों पक्ष अच्छी तरह बताएं, फैसला उन पे छोड़ें, उससे तो हम बहुत दूर चले गए। संजीव जी, ये अभी शुरू हुआ है या शुरुआत से पत्रकारिता ऐसी ही थी? टीवी भी मतलब 25-30 साल तो हो ही गया इसका। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे ही। जी जी, देखिए, ये जरूर है कि संपादक एकदम न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव ज्यादातर नहीं होते, क्योंकि न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिव हर व्यक्ति सब्जेक्टिव होता है, उसका अपना कुछ ना कुछ सोच निकल के आ ही जाता है। बट फिर भी टेलीविजन इंडस्ट्री के पहले 5-10 साल कम से कम ये कोशिश रही कि वो बैलेंस बना के रखा जाए। ठीक है, आपका थोड़ा बहुत बायस दिख रहा है, आपकी सोच उसमें झलक रही है, लेकिन फिर भी ओवरऑल एक उसको सम्मानजनक और रिस्पेक्टेबिलिटी रखी गई अमूमन, बाय एंड लार्ज। जैसे अब बाय एंड लार्ज रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं रखी जाती, उसी तरह से तब बाय एंड लार्ज रिस्पेक्टेबिलिटी रखी जा रही थी। परफेक्ट तो तब भी कुछ नहीं था, तब भी लोगों का अपना अपना सोच और कार्यक्रमों में रिफ्लेक्ट होता था, लेकिन एक अच्छा बैलेंस, एक गरिमा के साथ, शालीनता के साथ, और कुछ सीमाएं बिल्कुल नहीं लांघी जाती। वो सब अब या लक्ष्मण रेखाएं टूट चुकी हैं और शाम के मतलब ये टेलीविजन डिबेट्स तो जलालत का विषय है, जिल्लत विषय। मतलब मैं तो ईमानदारी से बहुत ही कम जाता हूँ, लोग बुलाते हैं, मुझे कुछ कम है, ये भी हकीकत है, क्योंकि मैं किसी एक साइड पे बहुत ज्यादा झंडा लेके घूरू बांध के नृत्य नहीं कर सकता। तो और पक्ष और विपक्ष दो ही खांचे बन गए, लेकिन अब वो सारी रिस्पेक्टेबिलिटी के दायरे टूट चुके हैं और कुछ एंकर्स जिस तरह से प्रोग्राम करते हैं, कुछ संपादक जिस तरह से कंडक्ट करते हैं अपने आप को, मुझे तो समझ में नहीं आता कि अगर आज से 10-15 साल पहले उन्हें कोई नौकरी भी देता। जी आशुतोष जी, आपके पास तो बड़ा तगड़ा अनुभव है, मतलब आप पॉलिटिक्स भी कर चुके हैं, टीवी में भी काम कर चुके हैं, अब सोशल मीडिया भी आप चला रहे हैं, तो ये मतलब आपको एजेंडा चलाने का तगड़ा अनुभव है तीनों साइड से। मतलब हम मतलब मीडिया को तो ये बात जज साहब ने कही है। जज साहब की मैं एक बात से पूरी तरीके से असहमत हूं। जब जज साहब ये कहते हैं कि जजेस को बहुत ही
पढ़े लिखे जजेस को भी फैसले करने में दिक्कत होती है। अगर जज मीडिया, टेलीविजन, अखबार, सोशल मीडिया देखकर अगर वो प्रभावित होए और उससे प्रभावित होकर अगर वो फैसले कर रहे हैं तो फिर जरूर जुडिशरी में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। मैं इस बात को जानता हूं कि हमारे बीच बहुत सारे ऐसे संपादक हैं, और थे जब मैं था तब भी, जो ट्विटर को देखकर अपनी एडिटोरियल लाइन बदल लिया करते थे। और मैं उनसे कहता था कि भाई आप ट्विटर देख के क्यों अपनी एडिटोरियल लाइन बदलते हैं? बोला नहीं, ज्यादा लोग ये देखते हैं। मैं तब भी ट्विटर देख के अपनी एडिटोरियल लाइन नहीं बदलता था, और आज भी ट्विटर देख के मैं एडिटोरियल लाइन नहीं बदलता हूं। 3 बुनियादी दिक्कतें हैं जिसका हमें सामने। एक चीज और मैं कह देता हूं जी, एजेंडावादी पत्रकारिता कोई आज की बात नहीं है। एजेंडावादी पत्रकारिता में मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आती। अगर आप बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी और मराठा को उठा के देखें तो एजेंडावादी पत्रकारिता थी, या अगर आप महात्मा गांधी की यंग इंडिया को देखें तो एजेंडावादी पत्रकारिता थी। और इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता को अगर आप देखें, प्रभात जोशी जैसे बड़े पत्रकार थे, वो एजेंडावादी पत्रकारिता थी। और बोफोर्स के खिलाफ या उसके पहले जिस तरीके से पत्रकारिता होती है एजेंडावादी। फर्क कहां पे आता? फर्क आती 3 चीजों को लेकर। पहली बात, आप किसी एक विचारधारा से प्रभावित होके क्या तथ्यों के साथ आप खिलवाड़ करते हैं क्या? पहली दिक्कत ये। फैक्ट इज सैक्रोसैंक्ट, चाहे वो हिंदू अखबार हो, चाहे वो पांचजन्य हो। फैक्ट के साथ मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। जो फैक्ट है उसका एज इट इज रखिए। आपके अपने बायसेस है, आपके अपनी पूर्वाग्रह विचारधारा है, वो एक अलग सवाल है, और कोई भी आदमी पूर्वाग्रह विचारधारा से अलग हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, जब कोर्ट के अंदर कोई मामला आता है और किसी खिलाफ अगर FIR अगर दर्ज हो जाए, तो जिस तरीके से टेलीविजन चैनल्स और अखबार उसको पहले ही दिन से अपराधी घोषित कर देते हैं, वो ऑब्जेक्शनेबल है। क्योंकि आपने उस आदमी की पूरी छवि को तहस नहस कर दिया, बिना इस बात को देखे हुए कि उसमें तथ्य है तथ्य नहीं। क्योंकि आपको वही तथ्य मिलते हैं जो आपको एजेंसीज आपको प्रभावित करती हैं, और आपके पास बहुत सारे ऐसे तथ्य नहीं होते जिसके आधार पर आप कोई किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। अगर आप देखें तो जैसे 2G का मामला था, 2G में ए राजा को बाइज्जत बरी किया गया, लेकिन जो उनकी छवि खत्म हुई है उसका कोई खमियाजा आज तक। CWG में अगर आप देख लिया, आज तक कोई अदालत का फैसला नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से वहां किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि स्कैम अगर हो और वो हो तो उस पर हम बिल्कुल रिपोर्टिंग करना बंद कर दें, लेकिन उसके भी बैलेंस तरीके से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आज की तारीख में फेक न्यूज को खबर बनाने की जो प्रथा चल पड़ी है, किसी एक विचारधारा को और सरकार का एक स्पोक्स पर्सन बनने की जो एक होड़ लगी हुई है, वो प्रॉब्लमेटिक है। मैं हमेशा से मानता रहा हूं, आप उसको एजेंडावादी कहें या ना कहें, कोई भी पत्रकार जो है वो न्यूट्रल नहीं होता है, कोई और न्यूट्रल हो भी नहीं सकता। मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मेरी जो विचारधारा है, उससे प्रभावित होकर मैं खबरों को ट्रीट करता हूं। लेकिन क्या मैं खबर को पूरी तरीके से बदल देता हूं, झूठ सच उसमें डाल देता हूं? वहां पे प्रॉब्लम मुझे होती है। नहीं, आज तो ये आपने बड़ी एक थिन लाइन खींच दी है। और ये आप जब ये कहते हैं कि कोई भी पत्रकार न्यूट्रल हो ही नहीं सकता, उसकी अपनी विचारधारा है। अच्छा, मैं तो ये मानता हूं कि विचारधारा होती ही है और लोग उससे प्रभावित। अगर आप मतदान करने जाते हैं तो आपकी एक विचारधारा है, अगर आप मतदान नहीं करते तो आप लोकतंत्र के अपराधी हैं। तो इसलिए पहले तो ये दिमाग से निकाल दे कोई आदमी न्यूट्रल होता है। आप मतदान करते हैं ना, तो आपका एक विचार है। अब वो जो थिन लाइन आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां तक जाके हम रिपोर्टिंग करें। अब जैसे 2G केस का आपने उदाहरण दिया, वो लंबा चला, उसको पता नहीं कब यहां पे, तो उस समय ये तो कहा जाएगा ना कि इस केस में ये लोग आरोपी हैं। फैसला थोड़ी सुनाया जा रहा टीवी चैनलों बैठ के कि इनको कल से 10 साल की सजा सुनाई जाए। नीरज, मेरा भी कम से कम एक संपादक के तौर पर 8 साल तो टीवी चलाने का अनुभव है, और मैं कह सकता हूं कि मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं। और उस जमाने में टीवी पूरी तरीके से जज बन जाता था, और मैं भी एक एंकर के नाते मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने वो गलती नहीं। आप भी बनते थे क्या जज? बन जाते हैं। अच्छा। अब मैं सही कह रहा हूं, जब CWG का मामला आया था तो हम सारे एंकर संपादक जज बन गए थे, और हमने पूरी तरीके से उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दी। जब 2G का मामला आया, जब कोल स्कैम का मामला आया, तो हमने पूरी तरीके से उनको कटघरे में खड़ा करके उनको अपराधी घोषित कर दिया था। अगर आज मैं उससे मुकरता हूं तो मैं शायद अपने प्रति मैं ईमानदार नहीं रहूंगा। लेकिन बाद में जब उसी 2G का फैसला आता है तो उसके बाद आप कहां खड़े होते हैं? नहीं, तो आशुतोष जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं इस बात को यहीं पे रखना चाहता हूं। जिस समय आपने वो गलती की थी, आपने जानबूझ के की थी? हमारे ख्याल से जानबूझ के तो नहीं गलती की थी। बस यही जवाब है सर, यही जवाब है इस पूरी डिबेट का। धीरज, अब मैं अपनी बात पूरी करूं। हाँ, करिए। वो
हमारी पीढ़ी के या हमारे बाद की पीढ़ी की अपरिपक्वता भी थी। आज की तारीख में जब CNN आप देखते हैं, या मैं काफी दिनों से मैं डॉइचे वेले को देखता हूं, या फिर अल जजीरा को देखता हूं, या फिर मैं BBC को देखता हूं, और वहां पे जिस तरीके की सोबर रिपोर्टिंग होती है, संजीव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जनरल BBC में लंबा काम किया है जी, उनकी रिपोर्टिंग में, कोर्ट की रिपोर्टिंग में और हमारी कोर्ट की रिपोर्टिंग में, उनकी स्कैंडल की रिपोर्टिंग में और हमारे स्कैंडल की रिपोर्टिंग में, उनके स्कैम की रिपोर्टिंग में, हमारे स्कैंडल की रिपोर्टिंग में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे ख्याल से वो बहुत मैच्योर तरीके से चीजों को लेते हैं। हमारे यहाँ अभी भी टेलीविजन मीडिया में उस मैच्योरिटी की कमी है। अखबार में आज भी बहुत अच्छी, बहुत मैच्योर कोर्ट की कवरेज होती है या स्कैम की कवरेज होती है। जी ब्रजेश जी, आपका भी सर बहुत लंबा अनुभव है टीवी का, पत्रकारिता का, इन सब चीज़ों का। आरोप ये हम लोगों के ऊपर है, जज साहब ने लगाया, CJI जी ने, कि टेलीविज़न मीडिया और सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स और ये सब एक एजेंडा पत्रकारिता कर रहे हैं, जजों को प्रभावित करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, एकदम इग्नोरेंट हैं, इल इन्फॉर्म्ड हैं, और इनकी वजह से फैसले लेने में कई बार बहुत ही योग्य और अनुभवी जजों को दिक्कत होती है। देखिए, अगर ऐसा है कि आपको अखबार या फिर टेलीविजन की क्या हेडलाइन और क्या डिबेट है, ये देखने के बाद से अगर आपको फैसला लेना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि आपको न्याय के ऊंचे आसन पर बैठना भी नहीं चाहिए। इस देश में कोई मजबूरी नहीं है, कोई जबरदस्ती किसी को जज बनाता नहीं है। कंसेंट ली जाती है, उसके बाद से आप जज बनते हैं। दूसरा, जजमेंट पास करना बहुत आसान है। देखिए, डेमोक्रेसी में जो है, मीडिया को 4th स्टेट का दर्जा मिला हुआ है और इतिहास गवाह है, और मैं कह रहा हूं चूंकि 75वें वर्ष में है, कोई इस देश में जो कहते हैं ना सैक्रोसैंक्ट या कोई होली काऊ नहीं है। इस देश में जो सबसे बड़ा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के खुद के इतिहास में जो आज तक रहा, केशवानंद भारती, आप पढ़िए उस पर कमेंट्री। उस जजमेंट के दौरान किस तरीके से जज इन्फ्लुएंस हुए, किसी बड़े नेता के रिलेटिव जो है उस माइनॉरिटी जजमेंट के हिस्सा थे। आप ध्यान रखिए, केशवानंद भारती 7-6 का मसला था और 2 वकील बैठे हुए इसमें। किस तरीके से चीजों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई और किस तरीके से जज उसके शिकार हुए। तो ऐसा नहीं है कि कोई मीडिया इन्फ्लुएंस करता है, बहुत सारे दूसरे भी कंसिडरेशन रहते हैं। जहां तक मैं कहता हूं कि अगर आप बाहर जाकर बोलते हैं, मैं 2 आपको बड़े उदाहरण दूंगा। अभी नुपुर शर्मा का मसला पीछे गया, आपने कुछ ऑब्जर्वेशन दी, अगर हिम्मत है तो आप उसको अपने रिटन जजमेंट में डालिए ना, उसको फॉर्मल बनाइए ताकि कल उसको स्क्रूटनाइज किया जाए, कल उसको कोई चैलेंज करे। इसके पहले आप जाइए, और चूंकि बात यह हो रही है कि भाई अभी मामला बड़ा बिगड़ गया, अभी हम बहुत जजमेंटल हो गए हैं। 2014 से जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, 2002 दंगों के बाद हम आप सभी मीडिया में थे, हमने किस तरीके से पोर्ट्राई किया। क्या किसी ने इंतजार किया कि जरा अदालत का जजमेंट आ जाए? और उस दौर में इस देश के चीफ जस्टिस थे CJI, उनकी बड़ी एक मशहूर टिप्पणी थी कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको अपने जजमेंट का पार्ट बनाए। और आज तक ये मीडिया जो है सो उसको कोट करता है, जो कि किसी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। और इस ओरल ऑब्जर्वेशन पर भी आ जाइए। आप याद रखिए कि जब कोविड के 2 साल थे, उसमें एक के बाद एक कई हाई कोर्ट के जजेस ने बड़ी जबरदस्त जो सो ऑब्जर्वेशन की। उसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट को गया तो माननीय न्यायमूर्तियों ने कह दिया कि नहीं, जज भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो भी अपने विचार रख सकते हैं, उनमें भी कभी गुस्सा आ सकता है। तो अगर आप जो सो इतने इंपल्सिव हैं, कितने ऊंचे आसन पर बैठ के जो सो आप रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे सकते हैं, और जिन स्टेटमेंट को स्टैंड करने की आपके अंदर कुव्वत नहीं है, तो आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। जहां तक मीडिया का सवाल है, निश्चित तौर पर जो हमारी जिम्मेदारी बड़ी है, हम सबको उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो समाज होता है, समाज का हर हिस्सा जो है एक दूसरे से प्रभावित होता है। कोई मीडिया ऐसा नहीं है कि अकेले बहुत बिगड़ गया है। और विधवा विलाप करने की हम लोगों की आदत है, और खासतौर पर पत्रकारिता में हर जो पुरानी जनरेशन है वो मान के चलती है कि नई जनरेशन उससे ज्यादा गई गुजरी है कि अरे साहब हमारे जमाने में ये होता था, वो होता था, तमाम चीजें होती थी। लेकिन ऐसा है नहीं। आज के आप युवाओं से बात करिए जो पत्रकारिता में, वो कहेंगे कि आप अपने समय में आप क्या क्या करते थे। वो कोई जो सो किसी गुलमोहर पार्क में कोई फ्लैट या बंगलो नहीं लौट कराते थे, वो किसी प्रेस इनक्लेव में नहीं थे। वो आज अपनी कुव्वत पर जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो एक दूसरा मसला है
हाँ, ये बात बिल्कुल है कि हमें लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि आप इस तरह के वर्बोस न करें जिसको कि आप खुद जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते। और अगर आप कह रहे हैं तो फिर अपने अंदर भी झांक कर देखिए कि क्या आप वो खुद कर रहे हैं, क्या आप उस लक्ष्मण रेखा का पालन कर रहे हैं क्या। देखिए, इस देश में जब भी जो है अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, कोalition की गवर्नमेंट होती है, खुद सुप्रीम कोर्ट और हायर जुडिशरी के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ जाती है और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को या लेजिस्लेटिव फंक्शन को जो है खुद डिक्टेट करना शुरू कर देती है। तो मुझे लगता है लक्ष्मण रेखा का पालन सबको करना चाहिए, और कुछ टिप्पणियां आई हैं, हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। जी, तो अब जरा वकील साहब जी से बात कर ली जाए। विराग जी, दोनों तरफ से इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है क्या? नीरज जी, दोनों तरफ से इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, और आपने जो तीनों पैनलिस्ट ने बात बोली है, मैं उसके आगे बात बोलता हूं, क्योंकि तीनों पैनलिस्ट ने काफ़ी हद तक पूरी स्थिति को साफ कर दिया है। तो तीन तरीके की तस्वीर मैं सामने रखता हूं कि पहला, आईटी सेल्स, पेड न्यूज़ और ट्विटर के ट्रेंड से जो संविधान के चारों खंभे हैं बड़ी गहराई से प्रभावित होने लगे हैं। मीडिया की शाम की डिबेट्स, सरकारों के फैसले, अदालतों के फैसले और जो चुनावी व्यवस्था है, तो ये सब कुछ अब सोशल मीडिया से प्रभावित है, जिसके पीछे बहुत बड़ी पेड न्यूज़ की ताकत है, जिसके पीछे एजेंडा ड्रिवन लोगों की ताकत है। वो सही है, गलत है, क्या है, लेकिन वो पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर रही है और जुडिशरी उसका एक हिस्सा है। दूसरा, प्रभावित होना चाहिए उससे। जुडिशरी के 3 फेजेस हैं हिंदुस्तान के इतिहास में। पहला फेज है जब इमरजेंसी के पहले तक, जब पहली बार जो जुडिशियल जो पूरा तख्ता पलट हुआ था और सुपरसीड करके नए चीफ जस्टिस को बनाया गया था, तो सरकारों ने जुडिशरी को कैप्चर करने की कोशिश की। वो एक पहला फेज था। दूसरा फेज चालू हुआ पोस्ट इंदिरा गांधी, जब जुडिशरी ने पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली कॉलेजियम सिस्टम के तहत, कि जब जज ही जजों को नियुक्त करने लगे। और तीसरा फेज चालू हुआ, वह फेज उसको बोल सकते हैं कि जब ये सरकार आई, मोदी सरकार 1, और पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और जब उन्होंने एनजेईसी का एक कानून, अच्छा कानून लागू करने की कोशिश की, कि जिसमें कि जजों की नियुक्ति व्यवस्था को ठीक करने की एक कोशिश की गई थी, तो उस फैसले को, उस कानून को रद्द कर दिया। और उस कानून को रद्द करने वाले एक जज ने बोला कि जुडिशरी की पूरी व्यवस्था सड़ांध का शिकार हो गई है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये किसी आम जनता पर इसने नहीं बोला। और उसके बाद 2 साल बाद, 3 साल बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चार जजों ने एक पूरी जुडिशरी की आंतरिक स्थिति को सामने एक्सपोज किया। और अब जुडिशरी 2 बड़े संकटों से गुजर रही है। पहला कि जो सोशल मीडिया के युग में पारदर्शिता जो आई है, उनकी कदम दर कदम रिपोर्टिंग हो रही है, उससे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, उससे उनका एक्सपोजर बढ़ गया है। और दूसरा, लोगों में बुलडोजर संस्कृति का बड़ा एक क्रेज बढ़ गया है। तो लोग बुलडोजरी तरीके से त्वरित न्याय चाहते हैं, लेकिन जो जुडिशरी की पूरी व्यवस्था है वो अभी भी 100-200 पुरानी व्यवस्था से है। और दुर्भाग्य से जुडिशरी अपनी व्यवस्था ठीक नहीं कर रही है, और सरकारें और संसद उसको करने की पहल करती नहीं है। अब जहाँ तक समाज की गिरावट की बात है, मीडिया की गिरावट की बात है, उतनी ही सापेक्ष गिरावट जुडिशरी में है। पुराने ज़माने में जुडिशरी के जो फैसले होते थे वो बहुत ही एक सैक्रोसेंट होते थे, उनको लोग 50 साल 100 साल बाद भी लोग उनको रेफ़र करते थे। अब जो फैसले होते हैं उनमें से अधिकांश इतने एडहॉक होते हैं कि उसी दिन बगल की बेंच में हो सकता है कि उनको फॉलो नहीं किया जाए। इसका मतलब कि जुडिशरी के जो फैसले हैं उसमें सोशल मीडिया, समाज के दबावों का ज़्यादा प्रभाव है, और कानून की बजाय सोशल मीडिया रिएक्शंस केंद्र में आ गए हैं, जिससे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो पूरा लड़खड़ा गया है। यह स्थिति है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो बात बोली है, तो उसमें उन्होंने बोला है कि प्रिंट मीडिया जवाबदेह काफ़ी हद तक है, टेलीविज़न नहीं है, और सोशल मीडिया को तो कहना क्या। और उन्होंने एक और बात बोली थी कि जो जुडिशियल सिस्टम है वहाँ प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट। तो प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट जब हो गया है, उसको ठीक कौन करेगा। तो आज़ादी के 75वें साल में
जब लोकतंत्र के सारे हिस्से जवाबदेह बन रहे हैं तो जुडिशरी जवाबदेही और सुधार से कैसे दूर भाग सकती है? मुझे लग रहा है ये बहस वहां पर आकर खत्म होती है। जहां ले आए शायद वही बयानी भी हो इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाल फिलहाल में अदालतों की उनकी भी आलोचना हो रही है। अश्विनी जी, मेरा एक सवाल ये है, मतलब बैलेंस एक्ट बना के चलते हैं। बैलेंस एक्ट मतलब मैं इसलिए बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कोई इसमें दिलचस्पी नहीं कि बैलेंस बने, जो सच है वो सामने आना चाहिए। कई बार जब ये होता है कि सोशल मीडिया की आलोचना की गई या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहा गया या प्रिंट मीडिया को कहा गया है, जो इस देश का मानस है उसका रिफ्लेक्शन ही है ना सोशल मीडिया पे, और उस रिफ्लेक्शन से आप प्रभावित हो रहे हैं, आपके फैसले प्रभावित हो रहे हैं। आप ह्यूमन बीइंग है, हो सकते हैं, नेचुरल है ये। लेकिन जो बात विराग जी कह रहे हैं कि हमको आईना देखना है, और मैं मानता हूं कि मीडिया में बहुत सारी खामियां हैं, मैं भी उसका एक पार्ट हूं, उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन फिर वो जब आप मीडिया को दिखाएंगे तो मीडिया के ही लोग शीशा घुमा के आपकी तरफ भी रख देंगे, जिसकी तरफ इशारा विराग जी कर रहे हैं। तो ये जो बड़ी विचित्र सी स्थिति बन गई है, और इस चर्चा को हम लोग कर ही इसलिए रहे हैं कि इसको कैसे ठीक करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत हो, आपकी क्या राय? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो रही बात जुडिशरी की, तो मैं नहीं समझता हूं कि जुडिशरी किसी सोशल मीडिया के परसेप्शन से जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है वो करती है। सोशल मीडिया के परसेप्शन से, क्योंकि वो भी जजेस भी ह्यूमन बीइंग है, और जुडिशरी का जो सिस्टम चलता है वो सिस्टम भी कहीं ना कहीं इसीलिए इतना ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव हो पाता है कि रूट में क्या चल रहा है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या लेकर सामने आ रही हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेट किसी ऑफेंस को पैट्रोनाइज कर रहा है, स्टेट किसी ऑफेंस को स्पॉन्सर कर रहा है, जैसा हम अभी ट्रेंड देख रहे हैं। तो उन बातों को मैं समझता हूं कि पब्लिक डोमेन के साथ साथ जुडिशरी तक लाने में जो मीडिया का रोल है वो बड़ा ही अकाउंटेबल है और बड़ा ही विजडमफुल है, एक बात है। दूसरा, जुडिशरी और मीडिया का सेम टास्क है क्या? टू डिस्कवर द ट्रुथ, अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड टू डील विद द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यानी अगर हम बात कहें तो फंडामेंटल राइट जो हम बात करते हैं उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की, तो मीडिया को भी उतना ही राइट है इन्वेस्टिगेट करने का, रिवील करने का, एक्सपोज करने का और हाईलाइट करने का क्रिमिनल केस। अगर नहीं करते तो शायद निर्भया के बाद जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट्स आई हैं वो नहीं आ पाती। अगर मीडिया नहीं होती तो जो वेटनरी डॉक्टर के साथ जिन लोगों को एक तरह से पब्लिक प्रेशर से एनकाउंटर कर दिया गया, बाद में रिवील हुआ कि वो तो दोषी थे ही नहीं, तो शायद मैं समझता हूं कि अगर कुछ अकाउंटेबिलिटी वहां दिखाई जाती, क्योंकि दोनों तरफ से जरूरत, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, रिफॉर्म्स विद इन लाने की जरूरत है, वो शायद वो नहीं हो पाता। तीसरी बात अगर हम बात करें कि जब कोई सेंसेशनल और कंट्रोवर्शियल केस हाई प्रोफाइल कोर्ट में ट्रायल के लिए आता है, तो वो जनरल पब्लिक का जो जानने की उत्सुकता है वो बढ़ने लगती है, और वो जानना चाहती है कि आखिर में इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि मीडिया बखूबी निभा रही है, क्योंकि अभी हम रिसेंट ट्रेंड जो देख रहे हैं, कई केसेस में ऐसा हुआ कि ऑब्जर्वेशंस आई, वो ऑब्जर्वेशंस अदालती व्यवस्था के मुताबिक कागजों में नहीं थी, लेकिन उसमें जो रिपरकेशंस हुए वो ऐसे रहे, तो मैं समझता हूं कि अगले 3 से 4 दशकों तक उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में वहां अगर हम अकाउंटेबिलिटी देखें मीडिया की, वहां हम देखें कि किसी को किस लिए मार दिया गया या किसी के साथ क्यों अन्याय हो रहा है, तो वहां मीडिया ने बड़ा अकाउंटेबल काम किया। लेकिन अगर हम रोहतक वाले केस में जाते हैं, जहां पर पाते हैं कि रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पुरस्कार एक महिला को दे दिया जाता है इस बात के लिए कि वो एक्सपोज करती है कि किसी ने उसको मारा। एक व्यक्ति फॉल्स केस में, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में एक युवा व्यक्ति कई सालों तक ट्रायल झेलता है, जैसे प्रोसेस ऑफ पनिशमेंट, प्रोसेस इज द पनिशमेंट की बात विराग जी ने, करेक्ट। तो वो उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की बात वहां आती है, दिखाएं कि देखिए ये रॉन्गफुल और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन था जिसने एक युवा का भविष्य बर्बाद किया। तो मैं समझता हूं वहां अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। उसी तरह से जब कोई रॉन्ग कमिट हो तो उसी तरह से हमारे जुडिशरी के सिस्टम को भी आगे आकर के मानना चाहिए कि हाँ यहां पर हुआ। देखिए, जब कोई मामला अदालत में विचाराधीन हो तो उस समय मास मीडिया का जो विश्लेषण है और गवाही और नतीजा बता करके जो जजमेंट पर पहुंच जाते हैं,
वो मीडिया ट्रायल रुकना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा तथ्य जो पब्लिक डोमेन में तो है लेकिन हमारे देश में स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है और वो चार्जशीट का पार्ट नहीं है, उसको अगर लेकर आते तो मैं समझता हूं वो अकाउंटेबिलिटी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जो पब्लिक का राइट टू नो है उसको जो बताने का है मीडिया का कर्तव्य, वो होना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं। बिल्कुल सही रास्ते अपनाए। मैं अभी 2 उदाहरण से इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, संजीव जी और ब्रजेश जी और आशुतोष जी। 2 उदाहरण देता हूं, बहुत पुराने नहीं है, सबको याद होंगे, दर्शकों को भी याद होंगे। जब अन्ना आंदोलन चल रहा था दिल्ली में और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे होते थे, तो मुझे एक दृश्य याद है कि जब उनका आंदोलन का खत्म हुआ और अन्ना जी ने अपना अनशन खत्म किया तो उनको गुड़गांव के किसी अस्पताल में ले गए थे कि तुरंत चेकअप के लिए। तो वो आप सोचिए कि वो रामलीला मैदान से गुड़गांव तक लाइव कवरेज हुई थी सारी टीवी चैनल्स की, लाइव। आप सोचिए वो जितना भी 10, 15, 20, 25 किलोमीटर रहा होगा, मैंने पहले से नहीं देखा था कि इस तरीके का लाइव हुजूम जा रहा हो और पत्रकार गाड़ियों से लटक लटक के उसको लाइव कवरेज दे रहे थे। वो सही तक नहीं से था, आप लोग हमारा एनलाइटन करें। दूसरा भी एकदम ताज़ा केस चल रहा है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में कुछ गड़बड़ की। ये आरोप है उनके ऊपर, मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है। एक पत्रकार के नाते मैंने अपने ही चैनल पर उस पर 2-3 बार डिबेट की है और मैंने जानने की कोशिश की कि वो केस में दरअसल मेरिट तक कहाँ है, दरअसल उस केस में दम कितना है, उस केस को तो समझें। तो मुझे ही कई वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा ये समझा दिया जाता है कि आप तो ऐसी बात करें जैसे कि आपको ईडी ने सवाल दिए हैं कि आप ये सवाल पूछिएगा, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं। तो मैं क्या पूछूं? मैं ये पूछूं कि मोदी जी इनको फंसा रहे हैं, या ये मैं पूछूं कि नहीं ये जरूरी है कि ये आरोपित हैं। मेरा काम है कि मैं उसको जानने की कोशिश करूंगा कि वो मसला है क्या पूरा, जिस पे पूरा केस खड़ा हो रहा है। तो अब इन दोनों केसों के आलोक में संजीव जी आप मुझे बताइए, पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा कहां बनती है? बहुत आपका दिलचस्प सवाल है नीरज जी। मैं सबकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, 2-3 उन विषयों पे टिप्पणी और आपके सवाल पे भी। देखिए सरकार को 5 साल का पहला कार्यकाल और ये 3 साल अब होने को आ गए, 8 साल हो गए। उससे पहले जैसे आशुतोष जी ने जिक्र किया, अपनी गलती भी, उनका बड़प्पन उन्होंने स्वीकार की कि भाई वो कुछ जल्दी से किसी नतीजे पे पहुंच गए, निष्कर्ष पे। बाद में उन्हें लगा शायद ऐसा नहीं था, चाहे वो 2G था, चाहे CWG था, चाहे वो केंद्रीय पवन बंसल का इस्तीफा था, अश्विनी कुमार का इस्तीफा था। तमाम 2014 तक का एक ट्रेंड था कि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है, उस पे चर्चा होती है। आप मुझे बता दीजिए पिछले 8 वर्षों में कौन सा स्कैंडल, कौन सी, भाई वैसे तो हो ही सकता है कि देश में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है कि एक्चुअली कोई बात ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं समझ में आता। आपने भी 2-3 बार डिबेट नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पे की, क्षमा कीजिए, और आपने सवाल पूछे और समझने का प्रयास किया कि कितने गिल्टी हैं गांधी, सोनिया और राहुल। लेकिन मुझे ये बताइए कि किस बड़े चैनल ने पिछले 8 वर्ष में सरकार की किसी गलती पे इन्वेस्टिगेशन करा हो अपनी तरफ से या कोई सवाल उठाए हो? मुझे तो ध्यान नहीं आता। एक बात मेरी ये है। दूसरी बात मेरी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, जैसे सबने, आशुतोष ने भी कहा, ब्रजेश जी भी कह रहे थे कि हर किसी का अपना सोच हो सकता है, और बिल्कुल सही बात है, आप सोच हो सकता है और एक जनमानस के साथ जैसे भी समाज है वैसे हमें। लेकिन उस पर मेरा कहना है कि जैसा समाज है अगर वैसा ही मीडिया हो जाएगा तो फिर मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। अगर समाज में कोई ज्यादा उबाल आ रहा है किसी विषय पे, या ज्यादा एक कहे कि बांटने वाली राजनीति चल रही है, सोच ऐसी बन गई है, तो इसका मतलब नहीं कि मीडिया भी वैसा ही हो जाए। मीडिया को तो अपनी जिम्मेदारी है, मीडिया को तो एक उसमें फिर एक कामिंग इन्फ्लुएंस जैसा काम करना चाहिए। और तो ये सारी, तो मेरा भाई फार्म लॉस था, मैं फार्म लॉस का समर्थक था, सब जने मानते, मैं तो हर विषय में मोदी जी का विरोधी हूँ, बीजेपी का विरोधी। मुझे तो फार्म लॉस बिल्कुल सही लगते थे, क्योंकि मैं अशोक गुलाटी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर के विषय पे वो एक बड़ी अथॉरिटी है और वो लगातार सपोर्ट कर रहे थे, मुझे उनके तर्क समझ में आ रहे थे। लेकिन किसी संवेदनशील गंभीर विषय पे, चाहे कोई भी कानून हो, उस पर तो डिबेट होगी नहीं। डिबेट्स रोज की इसी पे होंगी कि कोई ना कोई कैसे भड़काया जाए, कैसे लड़ लिया जाए, कैसे चिल्ला पुकारी हो, कैसे बस एक दूसरे कपड़े फाड़े जाए। मतलब एक खास किस्म का सब चीज उबाल पे रहे,
एक कॉन्स्टेंटली हम 100 डिग्री टेम्परेचर के आसपास पूरी समाज और मनोदशा और सोच बना रहे, रोज प्राइम टाइम का जो ये एक रवैया हो गया है, और उसमें विपक्ष को ये लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। भाई अब लालू प्रसाद कब थे? ठीक है, उनकी गलतियां निकालनी चाहिए, जेल भी होनी चाहिए, सब होने, लेकिन मुझे तो जब जब ध्यान आता है कोई लालू का स्कैंडल, कोई सोनिया गांधी का स्कैंडल, कोई फलाने का स्कैंडल, अरे भाई अभी तो 8 साल से जो सरकार है उसकी कभी कोई चर्चा होती है क्या? बहुत ही अच्छे लोग हैं, बायरलाज ईमानदार प्रशासन है, सब होगा, लेकिन किसी विषय पे कभी कोई प्रश्न तो उठते हुए दिखते नहीं। तो ये सोचने की विषय है। बाकी आखिरी बात ये कि आज की डिबेट मुझे लगता है जुडिशरी पे हम ज्यादा जाने के बजाय मीडिया पे जो टिप्पणियां मीडिया पे इसी लगे, भाई जुडिशरी पे तो बहुत बार बहस होती है। हाँ, एक्चुअली मैं मीडिया पे ही करना चाह रहा था, और मीडिया पे इसलिए मैं वापस उदाहरण भी मैंने 2 मीडिया के दिए। जुडिशरी तो अपना देखेंगे वो लोग, उनको क्या करना है। ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जो एक छोटी सी अपने स्टेटमेंट दर्ज कराना है, 3 बार उनको 6 महीने में डेट मिल चुकी है, बेचारे की डेट नहीं हो पा रही। खैर वो एक डिफरेंट इशू। 193 डेज, 193 दिन चलते हैं बस कोर्ट देश में, ये आज या कल किसी अखबार में मैंने पढ़ा था। जी जी, 40 दिन की समर वेकेशन, लेकिन वो अलग विषय है। हाँ, मैं इसीलिए उसके निटी-ग्रिटी पे जाने के बजाय अपनी मीडिया की निटी-ग्रिटी पे आता हूं। जो मीडिया पे आरोप लगाया ना, आशुतोष जी ने भी कहा, आशुतोष जी अभी बहुत अच्छा संजीव जी ने याद दिलाया, फार्म लॉस पे आप गवाही हैं, ब्रजेश जी भी आए होंगे एक आध बार। मैंने कम से कम 1.5 दर्जन शो किए, मिनिमम 18 से 20 शोज मैंने कम से कम फार्म लॉज में किए हैं, और हर शो में मैंने सिर्फ इस पे फोकस किया है कि उन 3 लॉज की मेरिट पे बात करिए कि वो कहां खराब है, कहां अच्छे हैं। क्या मैं एजेंडा सेट कर रहा था सरकार के लिए? आप उसको समर्थन कर रहे थे? नीरज, आप के अगर आपने 1.5 दर्जन अगर आपने डिबेट की हुई तो कम से कम आधे दर्जन में भी तो मैं भी रहा हूंगा। आप गवाही थे और मैंने आपसे गवाही ली थी कि क्या ये गलत है, तो आपने कहा नहीं ये सही है। लेकिन उस समय देश में ऐसा एजेंडा बन गया था कि 1.5 साल से किसान बैठा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, वो ये है वो है। तो क्या मैं सरकार का एजेंडा सेट कर रहा था? मैं तो एक ऐसे कानून के साथ खड़ा था जो सही है, और आज भी मैं कहता हूं कि ऐसे कानून सही है। और आप भी इस बात के गवाह है कि मैंने भी पहले दिन से कहा था कि फॉर्मूला सही है, और क्यों था इसका भी मैंने जिक्र किया था। आपने 2 बड़े महत्वपूर्ण चीज उठाए हैं। पहली बात आपने कहा जो अन्ना का आंदोलन जो लटक कर कवरेज हुई थी, और दूसरा आपने सोनिया गांधी का कभी जो हाल में जो नेशनल हेराल्ड वाला है। देखो, टेलीविजन की अपनी एक तासीर होती है, तो टेलीविजन की कवरेज अखबार की कवरेज नहीं हो सकती। सोशल मीडिया की अपनी अलग तासीर है, तो सोशल मीडिया की कवरेज और टीवी की कवरेज एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन अन्ना के आंदोलन में जो कवरेज में जो सबसे बड़ी गलती थी, और वो ये गलती ये थी कि उस आंदोलन की क्रिटिकल एनालिसिस नहीं की गई उस वक्त। और ऐसी बहुत सारे बिंदु थे जहां पे क्रिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन था, पूरे देश में उसका समर्थन था, और अन्ना का एक कल्ट बना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक तरीके से कहें तो कारपेट कवरेज भी उसकी हुई थी। लेकिन किसी भी आंदोलन का, किसी भी सरकार का क्रिटिकल एनालिसिस ना हो, यह एक दोष उस आंदोलन के साथ मीडिया की कवरेज में था। दूसरी बात, अभी आपने सोनिया की बात की, सोनिया से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ की, कड़े सवाल किए, ये 10 सवाल इसके जवाब उन्हें देने चाहिए। ये कवरेज का एक तरीका है। दूसरा, ये हैशटैग चला देना कि बेशर्म सोनिया, बेशर्म कांग्रेस पार्टी, ये अलग तरीके की पत्रकारिता है। नहीं, वो पत्रकारिता नहीं सर, ट्विटर पे पत्रकारिता थोड़ी हो रही है। नहीं, ट्विटर पे जो हैशटैग चल रहा है, मैं नहीं मानता वो पत्रकारिता है। टीवी चैनल्स पे जो बड़े बड़े टॉप बैंड में होते हैं, उसमें जो हैशटैग होते हैं कुछ इसी तरीके के होते हैं। मैंने तो सिर्फ एक उदाहरण दिया, बेशर्म सोनिया है, बेशर्म कांग्रेस पार्टी। इन दोनों में फर्क करना पड़ेगा। अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार स्कैंडल सामने आ रहा है, तो ये अखबार की, टीवी चैनल की और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म से, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी कवरेज करें, लेकिन फैक्चुअल कवरेज करें, न कि पहले दिन से अपराधी घोषित कर दें। और ये अपराधी घोषित करने की जो परंपरा है, वो हमारी टीवी चैनल से बहुत ज्यादा है। उसी इंसिडेंट की अगर आप अखबारों में कवरेज देखेंगे, बिल्कुल फर्क होगी। टीवी में कवरेज देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जिस आदमी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे क्रूर, सबसे खतरनाक अपराधी है। अगर उसको अभी इसी वक्त अगर फांसी की सजा दे दी जाए तो शायद न्याय हो जाएगा। इस कवरेज में और फैक्ट बेस्ड कवरेज में मुझे लगता है हमें फर्क करना चाहिए। और यहां पे टेलीविजन चैनल्स और सोशल मीडिया जो है वो लगातार गलतियां कर रहे हैं, उसमें कोई सुधार नहीं हो। ये जो जजमेंटल जर्नलिज्म है, इसमें प्रॉब्लम।
जी ब्रजेश जी, मैं एक ब्रेक ले लूं या आप तारतम्य में टूटे इसलिए आप अभी आपसे सवाल पूछूं, जैसा आप बताएं, क्योंकि वो रुकिए मैं मैं सवाल पूछूंगा उसके बाद आप जवाब देंगे। आशुतोष जी लिया ना, मेरे को याद आ गया, क्या पत्रकार का काम अंतिम सत्य ढूंढना है? ये कोट अनकोट सवाल का जवाब चाहिए मुझे। दूसरा, इसका संदर्भ ले लीजिए। अब आप आशुतोष जी को भी याद होगा, मैं बहुत पुराने इवेंट में नहीं जाता हूं, हैदराबाद में एक बच्ची के साथ रेप हुआ था। उसके जो अपराधी थे उनका वो मार दिए गए थे, एनकाउंटर हो गया था, बताया गया, जो भी टेक्निकल रीजंस दिए गए थे। उस समय बहुत सारे जनमानस के बीच में ये था कि बिल्कुल सही हुआ, पुष्प वर्षा हो रही थी वहां पुलिस वालों के ऊपर, जो उस समय उस लीड कर रहे थे उसको, उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। ये एक मानस का था। अब पत्रकार जो थे उस समय एक बड़ी दुविधा के समय खड़ा हुआ कि भाई इस इवेंट को कैसे कवर किया जाए। क्या ये न्याय प्रक्रिया का पालन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन मानस इतना जबरदस्त वहां दिख रहा है कि आप उसके एंटी शो नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैंने तब भी ये क्वेश्चन उठाया था कि ये जो तरीका, ये प्रवृत्ति बन रही है, ठीक नहीं। इवन विकास दुबे में भी मैंने सवाल किया था कि अगर ऐसे अपराधी मरने लगे जीप पलटने से या किसी भी तरीके से, तो ये ठीक नहीं है, इसमें सवाल होने चाहिए। तो दोबारा मैं ब्रजेश जी वही सवाल कर रहा हूं कि क्या पत्रकार का अंतिम सत्य ढूंढना है क्या? जैसे मैं इस एक सेकंड और दीजिएगा मुझे। जैसे आशुतोष जी ने कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने जानबूझ के वो गलतियां की थी, तो उन्होंने कहा नहीं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जिस फ्रेम ऑफ मूवमेंट में आप काम कर रहे हैं, उस समय जो आपको दिख रहा है, जो आपकी समझ है, जो आपका इकोसिस्टम, उस पर आप फैसले ले रहे हैं। 10 साल बाद तो बहुत सारे फैसले गलत हो जाते हैं। तो पत्रकार क्या करे, अंतिम सत्य कैसे ढूंढे सर? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो आपने अभी हाल का जो जिक्र किया, मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जो है, कुछ चीजें मुझे लगता है कि अभी हम लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं। आप याद करिए, जो है अखलाक को लेकर मुझे नहीं लगता कि जितने प्रश्न उठने थे वो उससे कम प्रश्न उठे। आप ध्यान रखिए, अखलाक को लेकर बाकायदा सेलिब्रिटीज ने, इस देश के इंटेलिजेंसिया ने अवार्ड वापसी का पूरा कैंपेन चला। आप ध्यान रखिए कि रफाल को लेकर 2019 चुनाव के पहले किस तरह का पूरा जो है, इनफैक्ट मीडिया ने भी उसको कवर किया, पूरा उस पर राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, स्क्रूटनाइज हुआ। तो एकमात्र अगर कह सकते हैं किसी बड़ी डील को लेकर, और चूंकि डिफेंस डील आप ध्यान रखें, इस देश के इतिहास में आप नेहरू के जीप स्कैंडल से लेकर और यहां तक बात कर लें, जब भी कोई बड़ी डिफेंस डील होती है तो उसकी स्क्रूटनी होती है। तो ऐसा नहीं कि मीडिया ने रफाल को लेकर कोई आंख मूंद ली थी, उसकी चर्चा की थी। जहां तक आप कहें कि अंतिम सत्य ढूंढना उद्देश्य होना चाहिए या नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि आपने कहा कि भाई जब हैदराबाद की घटना हुई और सबको पता था कि सत्य क्या है और सब पुलिस वालों पर फूल माला बरसाए गए। यह जो इस तरह के जो वाकये जब होते हैं और जिसको कि एक तरह से कह सकते हैं सोसाइटी की अप्रूवल होती है, यह मुझे लगता है कि न्यायपालिका के मुंह पर एक कड़ा तमाचा है कि आखिर क्यों सोसाइटी इस तरह की चीजों को अप्रूव करती है, जब लगता यह है कि जो कोर्ट की जो प्रोसीजर है, जो न्याय की जो प्रक्रिया है, उसमें कई बार न्याय नहीं होता। आपको पता है कि हाँ भाई इसने हत्या की है, इसने बलात्कार किया है, लेकिन एनफ एविडेंस नहीं है, इसलिए जो है वह मुजरिम छूट जाता है। ऐसे में सोसाइटी जो है वो शॉर्टकट ढूंढती है। उसको लगता है कि नहीं, जो मुझे जख्म लगे हैं उसकी भरपाई इस शॉर्टकट से हो सकती है, और वो शॉर्टकट कई बार इलीगल होता है। आप ध्यान रखें, आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, हैदराबाद की घटना की बात कर रहे हैं। मुंबई में जिस तरीके से अपराधियों को, मुंबई में अंडरवर्ल्ड को एलिमिनेट करने के लिए पुलिस ने एक तरह से पूरा सफाई का अभियान चलाया। अगर 1000 एनकाउंटर हुए तो 1000 में 999 जो है आपके फेक एनकाउंटर थे, जिसमें कि पकड़ के लोगों को मारा गया, किसको पता नहीं है। तो जब सोसाइटी एक तरह से अप्रूव करती है कि हाँ न्यायिक व्यवस्था में जो है न्याय नहीं हासिल हो सकता, और उस सोसाइटी के अप्रूवल के साथ ये पुलिस अधिकारी जो है इस तरह की शॉर्टकट में पड़ते हैं, पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो उसको अप्रूव करता है, उसको टैक्टिक सपोर्ट देता है, तब जाकर ये चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये न्याय व्यवस्था पर भी सवाल है कि लोगों में इतना क्यों गंभीर जो है एक तरह से भाव है कि भाई न्याय तो हमें अदालतों में नहीं मिल सकता, या फिर इतना डिले होगा, इतना लेट होगा कि वो कहते हैं ना कि डिलेड जस्टिस जो है वो जस्टिस ही नहीं होती। तो ये प्रश्न भी साथ साथ है। अंतिम सत्य बिल्कुल हमें ढूंढना चाहिए, लेकिन आप ये भी देखें कि कई सारे मामले, जैसे कि आपने भी कहा कि मैं डिबेट नहीं कर सकता था, जाहिर है सोसाइटी का एक भाव होता है, आपको प्रश्न जरूर करने चाहिए कि रास्ता सही है या नहीं, उस पर हमें प्रश्न बार बार खड़ा करना चाहिए।
लेकिन ऐसे मामलों में सोसाइटी का अप्रूवल एक ऐसे ढंग से होता है कि लंबे समय तक इस देश में और दशकों तक एनकाउंटर को एक तरह से लोगों ने अप्रूव किया है, तालियां बजी है। पुलिस अधिकारी जो है, आप ध्यान रखिए, सेलिब्रिटीज तक बने, उन पे फिल्में तक बनी है। तो कोई चीज अचानक नहीं हुई है, लंबे समय से चल रही है। एक से नंबर पढ़ रहा था जब इसी संदर्भ में अदालतों के, तो देख के बड़े मतलब मेरे होश फाख्ता हो गए कि इस वक्त कितने केसेस पेंडिंग हैं। हाई कोर्ट्स में 58,94,000 केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में अकेले 70,000 केस पेंडिंग है। कहानी यहाँ से और आगे ले चलते हैं, कितने केसेस, ये इसका कोई आलोचना से लेना देना नहीं है, लेकिन ये संदर्भ के लिए रखना ज़रूरी है। सिविल कोर्ट हैं, उसमें 1,09,00,000 केसेस हैं। क्रिमिनल केस जिसमें से 3,13,00,000 है, और कुल मिला के 4,23,00,000 केसेस पेंडिंग है इस देश में, और 20 साल से पुराने केस 6 लाख है। अब आप सोचिए कितना बोझ है न्यायिक व्यवस्था में, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। 5 से 10 साल पुराने 68 लाख केस, 10 से 20 साल पुराने 29 लाख केस, करोड़ों की तादाद में केसेस पेंडिंग हैं जिनको जल्दी निपटाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो ब्रजेश जी ने भी ब्रेक से पहले बात की, संदर्भ उसका वही है कि अगर बहुत लंबे समय तक मानस में ये सारी चीज़ें घूमती रहती हैं तो उनका रिफ्लेक्शन होता है, और फिर वो कहीं ना कहीं अखबार में किसी न किसी कॉलम में छपेगा, किसी टीवी पे दिखेगा। लेकिन वापस लौटते हैं अपनी डिबेट पर, और इसको मैं समअप करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा एक एक कमेंट आप सबसे ले लूं कि कैसे ठीक किया जाए लक्ष्मण रेखा। क्या विराग जी, आपके साथ शुरू करता हूं। कैसे हम लोग मीडिया की बात करिएगा, अदालत तो आप लोग अपना ठीक करते रहिएगा। मुझे बताइए, मीडिया अपना दुरुस्त रखे। सवाल तो पूछेंगे ना सर हम, कि सवाल पूछना ही बंद कर दें। विराग जी अनम्यूट करिए अपने को पहले। और हाँ बोलिए। अब ठीक है सर, अब बोलिए। नीरज जी, मीडिया और आवाज आ रही है जी? देखिए, मीडिया और जुडिशरी और पूरा जो सामाजिक व्यवस्था है वो एक बहुत ही एक हल्केपन की एक संस्कृति का शिकार हम हो रहे हैं। 90% लोग अच्छे हैं, लेकिन ग्रेसम्स लॉ जो है कि खोटे सिक्के अच्छे सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर देते हैं, इसकी वजह से पूरी समस्या है। और जो आपने अभी मर्ज बोला कि पेंडिंग केसेज हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की सारे राज्यों की जेलों में जितने भी कैदी बंद हैं, अंडर ट्रायल्स हो या जमानत नहीं मिल रही हो या जिसकी वजह से भी उनका मामला डिले हो रहा है, उसके लिए पुलिस और सरकार से ज़्यादा जुडिशरी और हमारा जुडिशल सिस्टम जिम्मेदार है। क्योंकि वो जो अरेस्ट हुए हैं, जो जुडिशल कस्टडी में हैं, उसमें जजों की मोहर लगी हुई है। दूसरी, आपने अभी कुछ 2-3 मुद्दों की बात कही थी। आज के अखबार की खबर है कि पानी के बारे में कॉन्करेंट लिस्ट को लाने के लिए संसदीय समिति ने रिपोर्ट दी है। कितने लोगों ने इस पर चर्चा की है? आज से 8 साल पहले नदी जोड़ो परियोजना के बारे में बहुत बड़ी चर्चा थी, और उस समय मैंने ये प्रपोजल दिया था, लिखा भी था कि नदी को, पानी को जब तक कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं लाएंगे तब तक उस पर कोई भी कानून बनाना या उस पर कोई भी प्रक्रिया करना निरर्थक है। सेम चीज़ फार्म लॉज के साथ थी। प्रश्न इस बात का नहीं है कि सही डिबेट होती है, अंतिम सत्य क्या होता है। प्रश्न इस बात का है कि इन डेप्थ हम जाते ही नहीं हैं। फार्म लॉज में केंद्र सरकार को कानून बनाने का कोई वैधानिक अधिकार था ही नहीं। इस विषय पर कितनी चर्चा हुई। इसी तरीके से हैदराबाद के इनकाउंटर के बारे में मैंने किताब लिखी थी, रेप लॉज एंड डेथ पेनाल्टी इन इंडिया। जब एक किसी पुलिस अधिकारी को इनकाउंटर करने से तरक्की मिलती है, नाम मिलता है, तो बाकी सारे काम कौन करेगा? प्रश्न इस बात के हैं कि जुडिशल सिस्टम में आजादी के बाद आज तक एक भी जज को इंपीचमेंट नहीं हुआ। ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज के बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हो पा रहे हैं। इन सारी बातों का जुडिशल रिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि अगर हम उसको समराइज करें कि एक बेहूदे मुद्दे पर दिन भर बहस होती है, उस बहस से बेहूदे लोग आगे बढ़ते हैं, और समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था है, वो गर्त में और जाती रहती है। इसलिए इसमें गहराई, संवेदना और इसमें एक एकेडमिक स्टैंडर्ड हम कैसे पैदा करें, क्योंकि 100 में से 90 जज बेहतरीन हैं, अच्छे फैसले देते हैं, लेकिन चर्चित होने वाले जो मामले हैं उसकी वजह से जुडिशरी और मीडिया दोनों कटघरे में खड़े हो रहे हैं। अश्विनी दुबे जी, संक्षेप में से समअप करिएगा, क्या करें, कैसे ठीक करें इसको, क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई है
कि यहाँ पे अपने आप को दुरुस्त कर ले, एक तरीका हो सकता है क्या ये? देखिए नीरज जी, एक बात समझिए कि जो पेंडेंसी है उस पेंडेंसी के लिए सिर्फ जुडिशियल सिस्टम को दोष देना मैं समझता हूँ युक्ति संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है और करेक्ट भी नहीं है, सही भी नहीं है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक देश में डेवलप नहीं किए जाएंगे, ट्रिब्यूनल से लेकर कोर्ट्स में पोस्ट नहीं भरी जाएंगी, सैंक्शन पैरा लीगल स्टाफ नहीं होगा, तमाम फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी, तब तक ये बातें। ट्रिब्यूनल में कितने सालों से, मतलब 2 से 3 सालों से इतनी वैकेंसीज खाली हैं, कोई पोस्टें भरी नहीं जा रही हैं। जो कॉसी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं वहां पोस्टें भरी नहीं जा रही हैं। तो पेंडेंसी के लिए सिर्फ आप जुडिशरी को कर दिया, अपॉइंटिंग अथॉरिटी अल्टीमेटली गवर्नमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात किसके, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। अब तीसरी बात, एक मैं महत्वपूर्ण बात और अगले 30 सेकंड में समाप्त करूंगा। अगर मीडिया ट्रायल से किसी केस की एविडेंटरी वैल्यू खत्म हो रही है और अगर उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो मीडिया ट्रायल अपने आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, स्वयं से बंद करना चाहिए। दूसरा, अगर मीडिया ट्रायल से जुडिशरी इन्फ्लुएंस हो रही है तो मैं समझता हूं वहां दोनों को देखने की जरूरत है। और क्या मीडिया ट्रायल जस्टिफाइबल है अंडर लॉ के मुताबिक? तो 19(1)(a को अगर आप देखते हैं तो मैं समझता हूं, चाहे रोमेश थापर का केस हो, इंडियन एक्सप्रेस का केस हो, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया, मनिका गांधी का केस हो, तमाम केसेस में मीडिया की स्वायत्तता की बात की जाती है। लेकिन एक और आखिरी में, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस जो देश में फॉलो होता है वो वही कहता है कि एक्यूज्ड को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए और वो इनोसेंट है जब तक कि उसको कोर्ट के द्वारा गिल्टी नहीं किया जाए। तो मीडिया ट्रायल के द्वारा जो गिल्टी किया जाता है उसको रोकने की जरूरत है। बिल्कुल, मीडिया ट्रायल तो नहीं होना चाहिए। संजीव जी और ब्रजेश जी, सर एक मिनट में रखिएगा प्लीज, समय एकदम हमारा समाप्त हो रहा है। संजीव जी पहले आपसे। मैं तो 30 सेकंड में ही रखूंगा। हाँ, लेकिन मेरा सवाल तो सुनिए सर, सवाल बड़ा दिलचस्प है मेरा। मैं किसी दिन 1 घंटे और उस पर डिस्कस करूंगा कि लोगों के बीच में, जैसे अभी विराट जी ने कहा कि किस तरीके के मुद्दे टीवी पे डिस्कस किए जाते हैं। सर मैंने 1 घंटे की डिबेट यूएस एबॉर्शन लॉ पे की है, क्योंकि वो एक मानवीय मुद्दा है, भारत में चलेगा। इकोनॉमी की डिबेट में हफ्ते में 2 दिन करता हूं, 1 घंटे। लेकिन क्या उसकी उतनी स्वीकार्यता है जनमानस में? किसी की दिलचस्पी है? अब मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि टीआरपी नहीं आती इसलिए हम लोग लौट के फिर हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। वो एक बहुत डिफरेंट है, उसमें मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। लेकिन ये एक इस वक्त का सच है कि मगर एक गंभीर मुद्दे पे चर्चा कर दूं एक दिन, अगर मैं इसी पेंडेंसी केसेस पे एक दिन चर्चा करूंगा तो कितने लोगों की दिलचस्पी होगी। तो मीडिया को भी उस मानस की ऑब्जर्वेशन या उनकी आकांक्षा को गेज करके काम करना पड़ता है। संजीव जी 30 सेकंड में समाप्त करिए। आप खुद ही अपनी बात का उत्तर दे दिया। नहीं मैंने नहीं दिया सर, आप वरिष्ठ हैं, आप दीजिए। अगर ज्यादातर मीडिया और चैनल्स के एंकर्स और संपादक ये सोचने लगेंगे कि अगर वो सार गर्भित और तमीज की और शालीन और गंभीर विषयों पर डिबेट करेंगे तो हमें देखेगा कौन, इसलिए चलिए सतही विषयों पर डिबेट करते हैं, घटिया और हल्के फुल्के टॉपिक उठाते हैं, लड़ाते हैं लोगों को, अच्छा एक अड्डेबाजी होगी यहाँ पे, तो ठीक है, वो तो चलन चल ही रहा है ना। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं मैं आपको दोबारा से कि आप खबरिया चैनल उस तरह के नहीं है। हाँ। आपकी उस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं है, फॉलोइंग भी नहीं है, आपका दर्शक भी यहाँ पे उस तरह की चीज देखने आएगा, उससे वो आपसे अच्छे घुंघरू बांध के नाचने वाले उसको दूसरी जगह मिल रहे हैं। अगर आपने शुरू भी कर दिया तो आप फेल हो जाएंगे नीरज जी उसमें। तो मेरे कहने की ऐसी बात है, देखिए हम कोई गलतफहमी नहीं पाल सकते कि हम आज के संपादक को या एंकर कोई राय दे और वो राय मानेगा जी। सिर्फ इतनी सी आप हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं सबसे कि भाई किसी भी सत्ता पक्ष का या विपक्ष का आपकी जो भी सोच है आप उसके अनुसार चलिए, लेकिन बहुत मेहरबानी करके अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो, किस तरह का समाज और देश, मतलब कितनी जहर की खेती करने वाली डिबेट्स करके जाओगे। थोड़ा अपने अंदर झांक के देखो क्या कर रहे हो, बस जी। अगर वो इतना समझ जाए सिर्फ तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सरकारें आती जाती रहेंगी और ये सरकार तो लंबी चलने वाली है। तो आप उन जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधे पे ना ढोएं जो ज्यादातर मीडिया पे हो रहा है कि जैसे कि हमारे भरोसे, तो ऐसा कुछ नहीं। ये तो वैसे भी जीत जाएंगे, फिर जीत जाएंगे, लेकिन आप जो देश की सेवा करने के नाम पे जी ब्रजेश जी, संजीव जी जो कह रहे हैं कि एक अच्छी परिणाम होंगे, हाँ, अच्छी और सारगर्भित डिबेट करना इतना मुश्किल भी नहीं है, और ऐसा नहीं कि इसको लोग पसंद न करें। मैं हर दिन कोशिश करता हूँ और हफ्ते में 2-3 तो मेरी बहुत ही क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं गरिष्ठ टाइप की डिबेट होती होंगी, लेकिन लोग देखते हैं उसको सुनते हैं। मेरा सवाल आपसे ये कि मीडिया काम सिर्फ
तथ्यों को सामने रख देना, ये उद्बोधन करना भी है। देखिए, गाइड करना भी है, क्यों नहीं गाइड करना है। और आप देखें, अगर परंपरा देखें, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो है उस समय के संपादकों ने, उस समय के पत्रकारों ने बाकायदा जो है फ्रीडम मूवमेंट को गाइड किया। काफी बड़े स्वतंत्रता सेनानी खुद पत्रकारिता के इलाके से थे। दूसरा एक चीज जो बार बार हम लोग भूल जाते हैं कि मीडिया ट्रायल ये ऐसा नहीं कि कोई ये फेनोमेना जो है ये 2014 के बाद शुरू हुआ है। आपको याद होगा कमांडर नानावटी केस, जिस मुंबई में आप बैठे हुए हैं, वह मीडिया ट्रायल और मीडिया का प्रेशर था कि जिसमें कि जूरी ने जो है कमांडर नानावटी को बेदाग छोड़ दिया था, आप ध्यान रखिए। और जिसके बाद से वो जूरी ट्रायल का सिस्टम खत्म हुआ इंडिया में। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है। हाँ, ये जरूर है कि कई बार कुछ मुद्दे लगातार ऐसे होते चले जाते हैं जिसमें कि इस पर फोकस बन जाता है, हमें उसके बारे में गंभीर होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये लग्जरी हो किसी सरकार के बजट से, जैसा कि दुनिया में कई सारे न्यूज चैनल या न्यूज ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, कई सारे प्रोपेगेंडा बजट से चलते हैं, तो फिर तो आपका जीवन आसान है। नहीं तो आपको दर्शक को ध्यान में रखना होगा। और जाहिर है, दर्शक अगर कई सारी चीजों पर वह जानना चाहते हैं तो आपको उनको बताना भी पड़ेगा। आप जो है अपने लेवल पर जो है सो एक लेवल से ज्यादा क्यूरेशन कर भी नहीं सकते। करेक्ट। ये समाप्त करते हैं, ये पे समय एकदम समाप्त हो रहा है। बड़ी दुविधा और मुश्किल का समय है। सेल्फ रेगुलेशन करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मीडिया एक व्यवसाय भी है। ऐसे नहीं चल सकता। सभी ब्रजेश जी कह रहे हैं बजट तो है नहीं। जो न्यूयॉर्क या अमेरिका में बहुत सारे अखबार हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल वो माना जाता है कि एक पक्ष के समर्थन में खड़ा रहता है, न्यूयॉर्क टाइम्स दूसरे के समर्थन में खड़ा रहता है, स्काई न्यूज़ तीसरे के समर्थन में खड़ा। तो ये दुनिया भर का फिनोमेना है, लेकिन एक सर्टेन स्टैंडर्ड आपको बना के रखना पड़ेगा जिससे कि आपकी अपनी पत्रकारों की अपनी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क न लगे, जिसकी वजह से आज हमने पूरी चर्चा की। क्योंकि एक जज साहब ये कह रहे हैं तो एक बात अपने सामने रखनी ज़रूरी थी कि हम लोग जो कर रहे हैं उसके बीच बीच में समालोचना करते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत ही इंसाइटफुल बातें आप लोगों ने हमको बताई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।